हाय गाइस, आज हम शुरू करेंगे अपना इंट्रा ऑपरेटिव केयर। हमने इससे पहले टॉपिक कवर किया था पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जिसमें हमने कवर किया था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो उससे जो नेक्स्ट फेज था हमारा इंट्रा ऑपरेटिव केयर और इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। इंट्रा ऑपरेटिव मीन्स रिलेटेड टू ऑपरेटिव। इंट्राऑपरेटिव केयर क्या है? रेफर टू द टाइम ड्यूरिंग सर्जरी। इंट्राऑपरेटिव केयर इज द पेशेंट केयर ड्यूरिंग एन ऑपरेशन. It include the entire duration of the surgical procedure until transfer of the patient to the recovery area. इंट्राऑपरेटिव केयर क्या है? वो केयर जो पेशेंट को सर्जरी के ड्यूरिंग दी जाती है, जब हम पेशेंट को ओटी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। और ये केयर कब एंड होती है? जब हम सर्जरी होने के बाद, जब हम पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड इट कैन वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 12 आवर्स और मोर। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे से लेके 12 घंटे और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी है। नेक्स्ट इज द इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर. It begins when patient is transferred to OT room and ends with transfer to PACU, post anesthetic care unit or the recovery room. इंट्रा ऑपरेटिव केयर में जो हेल्थ टीम मेंबर, जिसमें हमारे सारे आ जाता है, नर्सिंग स्टाफ, हमारे सर्जन, हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे एनेस्थेटिस्ट, जिसमें हमारी पूरी टीम आ जाती है। एंड इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मीन्स द नर्सिंग केयर दैट इज गिवन टू द पेशेंट व्हेन द पेशेंट इज शिफ्टेड टू OT एंड एंड्स व्हेन द पेशेंट इज शिफ्टेड टू रिकवरी रूम। अब नेक्स्ट है हमारा मेन नर्सिंग एक्टिविटीज इंक्लूड। अब पेशेंट को हमने OT में शिफ्ट कर दिया, अब हमारे मेन नर्सिंग एक्टिविटीज क्या है, ये हमारे किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। मेंटेन द पेशेंट सेफ्टी, जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब पेशेंट को OT रूम में शिफ्ट कर देते हैं तो पेशेंट की जो सेफ्टी है वो हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट का वाइटल साइंस मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजनेशन लेवल मीन्स SpO2 लेवल, फ्लूइड थेरेपी, पेशेंट को जो IV फ्लूइड देते हैं, मेडिकेशन ट्रांसफ्यूजन, जो भी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस और जो हमारे एंटीबायोटिक्स या जो भी हम ऑपरेशंस के ड्यूरिंग, सर्जरी के ड्यूरिंग जो भी हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। एनेस्थीसिया मीन्स असिस्ट द एनेस्थेटिस्ट बाय इन गिविंग एनेस्थीसिया। लैब टेस्ट इफ नीडेड ड्यूरिंग सर्जरी, कोई भी सर्जरी है और अगर उसके ड्यूरिंग किसी भी लैब टेस्ट की, ब्लड विड्रॉल की जरूरत पड़ती है तो वो भी हमारा जो है नर्सिंग रोल में आता है। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट केयर गिवन, जो भी पेशेंट को केयर दी जा रही है, जो भी हम कर रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, वो हमने सारा डॉक्यूमेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट है पर्पस। हमारे मेन जो हमारा इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है उसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग सर्जरी। पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन करना एंड पेशेंट के कंफर्ट को इंश्योर करना। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ड्यूरिंग द मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। होम्योस्टेसिस क्या है? इट्स अ means maintaining the balance between the environment between the OT room and the patient, maintaining strict sterile technique to decrease the chance of infection, ensure that the patient is secure, taking measures to prevent any complications। अब आपको पता है सर्जरी है तो सर्जरी पेशेंट की हो रही है तो उसमें हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और ये हमारे गोल होगा, ये हमारा पर्पस होगा कि अगर पेशेंट सर्जरी के लिए शिफ्ट हुआ है तो हमें पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट का कंफर्ट, ये सारी चीज़ों पे हमने ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रिकॉशन और द नर्सिंग रोल, कि जब कोई सर्जरी हो रही है पेशेंट की तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एज अ नर्स हमारा जो है क्या रोल है OT रूम में। असेस फॉर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, पेशेंट को जब हम OT टेबल पे लिटा देते हैं, पेशेंट को जो है एनेस्थीसिया देना है सर्जरी से पहले, तो हम जो है पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर से अटैच कर देते हैं। पेशेंट का BP, पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीट्री मीन SpO2 लेवल चेक करते हैं। ECG लीड लगा देते हैं पेशेंट में। पेशेंट ECG क्या करता है? पेशेंट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है वो मॉनिटर पे वो रिकॉर्ड करेगा। मीन्स हम चेक करते हैं कि पेशेंट को कोई पैरालिसिस ना हो। असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मीन्स पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस हम चेक करते हैं। वेंटिलेशन शुड बी असेस्ड बाय कंसल्टेशन ऑफ
ब्रेथ साउंड, हम पेशेंट का प्रॉपर वेंटिलेशन हम चेक करते हैं, हम पेशेंट में जो है लंग्स में हम ऑस्कल्टेट करके हम जो है ब्रेथ साउंड को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ सेंसेशन, मीन्स अब पेशेंट की सर्जरी हो रही है, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है, पेशेंट जो है पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं हो रहा, लेकिन हमें चेक करना है कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा इसी में जो आगे फर्दर जो हमारे रोल हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉनिटर पेशेंट टेम्परेचर, पेशेंट की सर्जरी चल रही है, अब कोई भी अब मान लो कोई प्रोसीजर चल रहा है तो हमने इंश्योर करना है कि पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं है, मीन्स हाइपोथर्मिया में पेशेंट नहीं जा रहा है। प्रिवेंट एनी स्किन ट्रॉमा, किसी भी चीज़ से जो है पेशेंट की स्किन को कोई इंजरी ना हो, कोई ट्रॉमा ना हो। पोजीशनिंग ड्यूरिंग सर्जरी, अब जो लॉन्ग आवर्स जो हमारी सर्जरी चलती है उसमें पेशेंट की पोजीशन जो है उसका हमने ध्यान रखना है। टू एंश्योर एयरवे मैनेजमेंट, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कुछ मान लो एक्सेसिव सिक्रीशंस आ जाते हैं पेशेंट के एयरवे को जो है हमने मैनेज करना है। वी शुड हैव बैकअप पर्सनल, मीन जो पर्सनल जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट है एयरवे मैनेजमेंट में, वो हमारे पास बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी कार्ड शुड बी एक्टिव, हिमेटोमा को भी हमने जो है प्रिवेंट करना है सर्जरी के ड्यूरिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे नर्सिंग रोल में काउंटिंग ऑफ ऑल स्पंजेस, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड शार्प्स। ओटी रूम में बिफोर सर्जरी हमें जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हमें कोटी टेबल रेडी करते हैं उस पर हमने कितने स्टेराइल गोज रखे हैं, कितने हमने गमजी पैड रखे हैं, कितने एब्डोमिनल स्वैब रखे हैं, कितने उस पर हमने सीजर्स, इंस्ट्रूमेंट, शार्प्स, जो भी हमने इक्विपमेंट वहाँ रखे हुए हैं वो सब चीज़ें हमने काउंट करनी है। टेम्परेचर क्या है ओटी रूम का, दैट शुड बी 20 to 23 डिग्री सेल्सियस। जो ओटी रूम की ह्यूमिडिटी है वो दैट शुड बी इन बिटवीन 30 to 60%। हेल्थ टीम शुड बी हेल्दी, मीन्स जो भी हेल्थ मेंबर्स वहाँ पे ओटी रूम में होंगे दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, किसी को कोल्ड, फीवर या फिर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड स्ट्रिक्ट एसेप्सिस टेक्निक और द स्टेराइल टेक्निक शुड बी फॉलो ड्यूरिंग द सर्जरी, ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारे जो नर्सिंग रोल में आते हैं हेड कवर, सर्जिकल कैप, मीन पेशेंट को सर्जिकल कैप देनी है और जितने भी हेल्थ टीम मेंबर्स होंगे उनका भी जो हेड कवर है वो दैट शुड बी कवर्ड बाय द सर्जिकल कैप। मास्क जो है माउथ और नोज दैट शुड बी कवर्ड बाय मास्क। स्टेराइल ग्लव्स जो है पहनने चाहिए, मीन्स हैंड वॉशिंग करके प्रॉपर जो है हमारा जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है और मेडिकल हैंड वॉशिंग है दैट शुड बी फॉलोड, और हमें स्टेराइल ग्लव्स जो है पहनने हैं, असेप्टिक टेक्निक को हमने फॉलो करना है। स्किन प्रिपरेशन, जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है, जिस एरिया में इंसिजन देना है उसकी प्रिपरेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। कंसेंट फॉर्म, पहले वैसे हमने जो है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर का जो पार्ट है उसमें आता है हमारा कंसेंट फॉर्म, तो उसमें हम पहले ही जो है पेशेंट के और गार्जियन के और फैमिली मेम्बर्स के हम साइन करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, बिफोर स्टार्टिंग द सर्जरी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द कंसेंट फॉर्म वेदर इट इज साइंड बाय द पेशेंट और द गार्जियंस और द फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट है करेक्ट पेशेंट आईडी, पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो केस शीट है उसके साथ पेशेंट जो ओटी टेबल पे है उसको मैच करना है। लार्ज बोर आईवी इंट्राकैथ इन C2 फॉर द फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जो पेशेंट के अंदर एक लार्ज बोर आईवी इंट्राकैथ जो है सिक्योर होना चाहिए फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड देने के लिए और द मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए। एरिया ऑफ बॉडी प्रिपेयर्ड विद ड्रेप्स, जो भी एरिया जहाँ पे इंसिजन देना है उसको प्रॉपरली जो है प्रिपेयर करना चाहिए, उसके चारों तरफ जो है ड्रेप्स, प्रॉपर ड्रेप्स लगाने चाहिए। ईसीजी, पल्स ऑक्सीमेट्री, बीपी, कफ, ये सब जो है पेशेंट से कनेक्ट होने चाहिए। असिस्ट द सर्जन्स इन ऑपरेशन, और पेशेंट को जो है हमने पोजीशनिंग में जो है हमने असिस्ट करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है, और जब भी सर्जरी स्टार्ट होगा, जब प्रोसीजर हो रहा होगा तो हमने वहाँ पे जो टीम होगी, जो हेल्थ टीम होगी, जो सर्जन्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, हमने उनको सारे प्रोसीजर में हमने असिस्ट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्सिंग रोल ड्यूरिंग द इंट्रा ऑपरेटिव केयर। अब पेशेंट का जो है
सर्जरी हो गया, प्रोसीजर हो गया, उसके बाद हमारा क्या शुरू होता है, आफ्टर केयर। आफ्टर केयर क्या होता है, मीन्स टाइम आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड एंड इंक्लूड द रिकवरी फेज। मीन्स जो अगर पेशेंट का सर्जरी हो गया, पेशेंट का जो है प्रोसीजर, जो एक इन्वेजिव प्रोसीजर था वो ख़त्म हो गया, अब वहाँ से जो आफ्टर केयर का टाइम जो है स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक रहेगा, ये इट इंक्लूड द रिकवरी फेज। हम पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेसिक केयर यूनिट में और द रिकवरी रूम में हम शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा आफ्टर केयर का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। टाइम इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी व्हेन द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया आर वियरिंग ऑफ एंड द पेशेंट इज वेकिंग अप। मीन एक ऐसा टाइम जिसमें जो एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है बॉडी के अंदर से और पेशेंट को होश आ रहा है। तो ये आता है हमारा आफ्टर केयर में। नेक्स्ट आता है गाइस कॉम्प्लिकेशन। अब हमारे इंट्रा ऑपरेटिव केयर, पेशेंट की सर्जरी हुई, अब कोई भी सर्जरी या कोई भी जो हमारा प्रोसीजर है वो दैट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। अब वो कॉम्प्लिकेशंस हमारी डिफरेंट हो सकती हैं, वो सर्जरी से रिलेटेड हो सकती है, वो एनेस्थीसिया रिलेटेड हो सकती हैं, वो पोजीशन रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर एनी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। सर्जरी रिलेटेड मीन्स पेशेंट की कोई सर्जरी हुई उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमें पेशेंट को एनेस्थीसिया जो है, पेशेंट को जो एनेस्थीसिया दिया गया है उससे रिलेटेड पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पोजीशन रिलेटेड मीन्स लॉन्ग आवर्स, पेशेंट के काफ़ी लंबे टाइम तक सर्जरी चली है तो पेशेंट को भी कोई स्किन इंजरी हो सकती है, या फिर पेशेंट को जो भी मेडिसिन दी गई हैं या फिर कोई एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं उससे भी पेशेंट को कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी कॉम्प्लिकेशन। अब हम कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे पेशेंट जो है किन किन कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर सकता है। उसमें आते हैं हमारी मसल रिजिडिटी, जो मसल है वो स्टिफ हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगी। इंटरनल हैमरेज हो सकता है पेशेंट को, कोई ब्रेन सर्जरी हुई है सपोज, या फिर जो है पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, कोई जो है सर्जरी के ड्यूरिंग अगर मान लो कोई इंजरी हुई है तो उससे जो है इंटरनल हैमरेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है पेशेंट का, फेलियर ऑफ बॉडी सिस्टम, पेशेंट मल्टी सिस्टम बॉडी फेलियर में जा सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट को, कोई इंजरी हो सकती है, पेशेंट हाइपरथर्मिया मीन्स पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। अगर मान लो सर्जरी के ड्यूरिंग ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो पेशेंट को जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसी को कंटिन्यू करते हुए इन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल वूंड, जो सर्जरी साइट थी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स जो है अंदर रह सकते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें ये था हमारा जो है इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और द हमारे नर्सिंग रोल, प्रिकॉशंस और हमारी जो है ये कॉम्प्लिकेशंस। अब आते हैं हमारे कुछ की टर्म्स मीन्स जो हमने इस इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में कुछ ऐसे टर्म्स जो हमने यूज़ किए हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, जिसको हम एनाफाइलैक्सिस भी बोलते हैं, मीन्स इट्स अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू एन एंटीजन रिजल्टिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग प्रोग्रेसिव सिम्टम्स। मीन्स पेशेंट को कोई मेडिसिन दिया, कोई एनेस्थीसिया दिया, मतलब किसी भी चीज़ से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, ये बेसिकली पेशेंट को बेहोश करना। सर्जरी से पहले जो बेहोशी के लिए जो पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन दैट आर गिवन टू कॉज द लॉस ऑफ नॉर्मल सेंसेशन। नेक्स्ट आती है असेप्टिक टेक्निक, मीन्स स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोसीजर्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ सर्जिकल साइट। मीन्स जो हम स्टेराइल प्रोसीजर जो टेक्निक फॉलो करते हैं किस लिए, इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बेसिकली हम इलेक्ट्रोड जो है पेशेंट से अटैच करते हैं, कार्डियक मॉनिटर से अटैच करते हैं ताकि जो है पेशेंट के हम इलेक्ट्रिकल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ट्रेस कर सकें। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक, अ स्टेट ऑफ शॉक कॉज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। मीन्स अगर मान लो सर्जरी के ड्यूरिंग अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मीन्स इट्स अ परमिशन गिवन बाय द पेशेंट, गार्जियन, फैमिली मेंबर्स इन अ रिटर्न फॉर्म।
नेक्स्ट है हमारा हाइपोथर्मिया, मीन्स इट्स द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और पल्स ऑक्सीमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग अ पेशेंट ब्लड ऑक्सीजनेशन स्टेट, जिसको हम SpO2 मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सो गाइज, आपको आज का टॉपिक ये कैसा लगा, आप कमेंट करके आप इसमें अपनी सजेशंस, आप कोई इन्फॉर्मेशन या एडवाइस दे सकते हैं, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।